हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो है ऑर्गेनोमेटली की जो सीरीज़ चल रही है उसमें जो है आज हमारा लास्ट टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं फेरोसिन। ठीक है जी, तो ये हमारा फेरोसिन है। अब आज हम जिसको देखेंगे क्या है कि फेरोसिन होता है क्या है। ठीक है जी, तो फेरोसिन हमारे पास एक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है। सबसे पहले अगर ये एक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है मतलब कि इसके अंदर एक मेटल जरूर होगा और हमारे पास उसका हमारे पास बॉन्डिंग इसके साथ होनी चाहिए, किसी ना किसी कार्बन ग्रुप के साथ। ये तो है हमारे पास ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री की मेन डेफिनेशन तो यही है कि आपके पास मेटल का बॉन्ड किसके साथ होना चाहिए, कार्बन के साथ, तभी वो क्या कहलाएगा, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। ठीक है जी, तो अब हमें पता होना चाहिए कि फेरोसिन होता क्या है। देखो जी, इसके अंदर आपका सबसे पहले आता है Fe एज अ मेटल यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है जी, Fe के नाम से ही ना, Fe यहाँ पे मेटल प्रेजेंट होने की वजह से इसको क्या बोलता है, फेरोसिन बोला जाता है। क्योंकि आपको पता है Fe को क्या बोलते हैं आप, फेरस। आपका जो Fe का नाम है वो क्या है, फेरस है। इसी के यहाँ पर इसको क्या बोला जाता है जी, फेरोसिन। अगर यहाँ पे कोई और मेटल होता तो यहाँ पे इसका नाम फेरोसिन ना होकर उस मेटल के अकॉर्डिंग होता। अगर यहाँ पे कोबाल्ट यूज करते तो कोबाल्टासिन हो सकता था, समझ पा रहे जी। तो यही होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे Fe यूज होता है तो आपको उससे रिलेट करना है। 100% बात है कि मेटल अगर Fe होगा तभी उसका नाम क्या होगा, फेरोसिन होगा। तो ये तो हमारी कहानी होगी फेरोसिन की। यहाँ पे मेटल कौन है हमारे पास, Fe हमें मेटल मिल चुका है। अब यहाँ पे देखना है हमें कि कार्बन कौन है इसके साथ अटैचमेंट में। तो मेटल के साथ जो हमारे पास अटैचमेंट में है वो हमारे पास है C5H5 का होल ट्वाइस। ठीक है जी, C5H5 का होल ट्वाइस। अब ये होता क्या है, वैसे तो उसको बोलते हैं आप Cp। क्या बोलते हैं इसे, Cp। Cp का मतलब क्या होता है, Cp का मतलब वो दिल्ली वाला Cp नहीं है। ठीक है, Cp का मतलब है यहाँ पे क्या, साइक्लो पेंटा डाइनाइल कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, साइक्लो पेंटा डाइनाइल कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी, Cp को बोलते हैं साइक्लो पेंटा डाइनाइल कॉम्प्लेक्स। ये दिखता कैसा है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर जो है कुछ आपको इस तरीके देखो, आपको पता चल रहा है साइक्लिक स्ट्रक्चर है किसका, पेंटाडाइन है। मतलब कि डाई का मतलब क्या हो गया, डाई का मतलब हो गया दो, इनाइल का मतलब हो गया आपके पास डबल बॉन्ड वाला कुछ सीन है और उसमें कुछ ना कुछ चार्ज मटेरियल भी है। उसमें चार्ज कौन सा होता है आपके पास, माइनस। नाम से पता चलता है केमिस्ट्री में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नाम से, क्योंकि IUPAC नाम है तो मतलब कि आपको काफ़ी जानकारी से उसके नाम से मिल जाती है। ठीक है, साइक्लो का मतलब एक साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गया, पेंटे का मतलब कि 5 हमारे पास क्या होनी चाहिए ना, कार्बन है। ठीक है जी, तो मैंने 5 कार्बन को सेट कर लिया कुछ इस तरीके से। डाइनाइल का मतलब हो गया आपके पास यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है। अब जितने भी आपके पास वैलेंसी रहेगी वहाँ कौन आएगा आपके पास, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर ये ना 1 2 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पे 1 2 3, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। ठीक है जी, ये हमारे पास है साइक्लोपेंटाडाइन बोलते हैं, साइक्लोपेंटाडाइन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपके पास, देखो 1 2 3 4 5 आपके पास क्या है, कार्बन है। और इस फिनोमेना को क्या बोला था, साइक्लोपेंटाडाइन। ठीक है, क्योंकि 2 यहाँ पे क्या है, इन ग्रुप है। जब आप इसमें से एक हाइड्रोजन को रिलीज कर देते हो, एक हाइड्रोजन हट जाता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन जाता है तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। क्योंकि वो हाइड्रोजन जो हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हुआ है उसने इलेक्ट्रॉन किसको दिए, जो हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हुआ है, जो यहाँ से हाइड्रोजन आपका ये हाइड्रोजन था, इस पे एक इलेक्ट्रॉन था, अभी इन दोनों की पार्टनरशिप थी, एक इलेक्ट्रॉन होगी। बट हुआ क्या है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको देके गया है, इस कार्बन को देके गया और खुद जो है ये यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को देके H पॉजिटिव की फॉर्मेट में रिलीज हो गया। अगर ये H पॉजिटिव की फॉर्मेट में रिलीज हो गया तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। क्लियर है, ये जो आपका बना है जिसपे चार्ज आ गया है आपका, एक नेगेटिव चार्ज आ गया, इसको क्या बोलते हैं, साइक्लोपेंटाडाइनाइल। क्लियर होगी बात। ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी रखता है मेटल को, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी रखता है मेटल को, और यहाँ से भी, जो भी डबल बॉन्ड के बीच में से, जैसे आपने हम जीसस साल्ट के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कि वहाँ पर क्या है आपके पास, डबल बॉन्ड जो फिनोमिना थे वो डबल बॉन्ड आखिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी कैसे रखते हैं, सेम बात यहाँ पे लगेगी कहानी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मेटल आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है जी। तो मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 1 इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ से जा रहा है। तो टोटल यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज है, मतलब कि अगर आपसे कोई पूछे कि भाई Cp एज अ लिगेंड, अगर Cp एज अ लिगेंड एक्ट करता है तो हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन कैन डोनेट, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज रखता है। तो आपको याद रखना है, या तो ये 2 करेगा, या तो ये 4 करेगा, या तो ये 5 करेगा, या 2 और 1 3, ऐसे कुछ फिनोमेना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका क्या बनाता है, ये आपका बताता है कि कितने इलेक्ट्रॉन वो डोनेटिंग एबिलिटी रखता है। ठीक है, ठीक है जी। यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसे हेप्टिसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं ना, ईटा वाला फिनोमेना आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन डोनर, 5 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी कौन रखता है हमारे पास, एक Cp 5 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी रखता है। पहली बात तो ये क्लियर होगी। ठीक है जी, अब यहाँ पे कितने Cp है हमारे पास, ये 2 है, एक Cp ये रहा है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, कैसा,
ये मेरे पास एक सीपी यहाँ होगी, सीपी का मतलब आप समझ गए हो, सिमिलरली एक ये सीपी। इस तरीके से जो स्ट्रक्चर बनता है इसको क्या बोलते हैं, फेरोसीन। अब ये आपको स्ट्रक्चर अगर आप इसको देखो तो इसमें होता क्या है कि ये एक सैंडविच के फिनोमिना का आपको लगता है, क्योंकि सैंडविच जब आपने कभी खाए हो तो आपको पता है कि जो वेजिटेबल्स और जो मतलब क्या बोलते हैं उसे, आपका वेजिटेबल और ब्रेड के ऊपर जो आपको फिनोमिना लगता है, पहले आपके पास वेजिटेबल रखी जाती है, फिर ब्रेड, फिर वेजिटेबल, इसके जो हमारे पास स्ट्रक्चर बन रही है, तो हमारे पास क्या है, सैंडविच है, समझ पा रहे। इसीलिए इस वाले फिनोमिना को जो ये स्ट्रक्चर बना है इसको हम एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सैंडविच स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं जिसे, सैंडविच स्ट्रक्चर, ठीक है। सीपी को मतलब कि अगर आप अगर आप फेरोसीन को एक और नाम से जानते हो तो क्या नाम से जानते हो आप, सैंडविच स्ट्रक्चर के नाम से जानते हो, क्लियर है जी, सैंडविच, फेरोसीन सैंडविच, ठीक है। अगर हम इसका IUPAC नेम लेके आ जाए तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर हम इसका IUPAC नेम आ जाए, अगर हम इसका IUPAC नेम लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे आपको पता है कि कितनी सीपी रिंग है, 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 आ गया। यहाँ पे 20 वर्ड का यूज किया जाता है जब हमारे पास क्या हो जाता है, जब ऑलरेडी यहाँ पे डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है ना किसी कंपाउंड में, और फिर से कोई चीज डबल आ गई है, तो अब आप उसको डाई करके एक मतलब IUPAC नेम में 2 बार डाई का फिनोमिना यूज नहीं कर सकते आप, ठीक है जी। तो इसीलिए जब आपके पास जब 2 कंपाउंड एक साथ मतलब कि 2 बार आ जाता है ना, तो उस वाले फिनोमिना को आप क्या बोलते हो, 20, क्या बोलते हो, 20 का मतलब 2 होता है, ठीक है, ट्रिस का मतलब 3 होता है, ठीक है। तो 20 साइक्लो पेंटा डाइएनाइल फेरेट आ गया, ठीक है जी, साइक्लो पेंटा डाइएनाइल Fe सेकंड, ठीक है, फेरस, ठीक है, फेरस, क्लियर है। ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा, किसका, फेरस, ये इसका कॉमन नेम है, ये इसका क्या है, कॉमन नेम। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन में अगर आप यहाँ से इस जो अभी अपने जितना लिख चुके हैं उसके हिसाब से अगर आप इसको डिफाइन करना चाहते हो तो आप क्या बोलोगे कि फेरोसीन, सबसे पहले तो फेरोसीन है, इट इज ऑल्सो नोन एज अ सैंडविच स्ट्रक्चर, पहली बात ये सैंडविच स्ट्रक्चर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर हमारे पास अगर आप इसका IUPAC नेम देखोगे तो 20 साइक्लोपेंटा डाइएनाइल फेरस आता है, ठीक है जी। देखो एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है, एक सीपी रिंग पे, मतलब कि एक नेगेटिव चार्ज इस पर है और एक नेगेटिव चार्ज आपके इस पर है। तो Fe को अगर इसको न्यूट्रल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो Fe कौन सी स्टेट में रहेगा, Fe यहाँ पे +2 की फॉर्मेट में रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि जब ये +2 होगा तभी तो ये कंप्लीट फिनोमिना क्या कहलाएगा हमारे पास, न्यूट्रल, तभी तो न्यूट्रल बनेगा वो। तो ये आपको याद रखना है कि Fe पे यहाँ पे कौन सा चार्ज होता है, +2। मैंने बता दिया कैसे याद रखने का, कुछ बहुत बड़ा लॉजिक तो है नहीं इसमें, याद कर सकते हो आप इजीली, ठीक है, याद तो करना नहीं पड़ता है, तो इजीली आपकी मतलब अगर आप इसको ये स्ट्रक्चर अगर आपको याद होता है ये भी बना दोगे, क्लियर है, ठीक है जी। तो ये हमारा एक फिनोमिना हो गया कि फेरोसीन हमारे पास कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है जी, आपको पता चल गया। अब हम इसका ब्रीफ स्ट्रक्चर देखते हैं कि आखिर ये दिखता कैसा है, ठीक है जी। फेरोसीन का हम देखेंगे ब्रीफ स्ट्रक्चर, ठीक है जी, फेरोसीन का हम देखेंगे ब्रीफ स्ट्रक्चर, आखिर ये दिखता कैसा है, किस किस फॉर्म में ये एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है जी। चलिए देखते हैं अब इसको कि फेरोसीन आखिर दिखता कैसा है हमारे पास। मैंने बताया था कि फेरोसीन 5 डोनेटिंग साइट रखता है, 5 जगह से वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी रखता है, तो वो 5 इलेक्ट्रॉन डोनर है। Fe यहाँ पर अगर मैं फॉर्म बना दूँ इसकी, जो कि मेरे पास क्या है, सीपी रिंग है, मैंने इसको ऐसा बना दिया। सिमिलरली हमारे पास एक सीपी रिंग हमारे पास ऐसे, ठीक है। अगर आप इस सीपी रिंग को और इस सीपी रिंग को एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को ढक लेगा, और अगर ये एक दूसरे को ढक लेगा, इसी फिनोमिना को हम पता क्या बोलते हैं, इक्लिप्स बोलते हैं। आपने देखा होगा कि भाई मून इक्लिप्स हो जाता है, उसको क्या बोलता है कि जब कोई चीज़ क्या कर देते हैं, दूसरी चीज़ को ढक लेती है कंप्लीटली, तो उस वाला फिनोमिना क्या होता है, इक्लिप्स, ठीक है। तो ये वाली जो फॉर्म है इसकी Fe, ये सीपी रिंग है, सडनली क्या है, सीपी रिंग ही तो है जो अभी हमने बनाया था ये स्ट्रक्चर, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे माइनस चार्ज, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डीलोकलाइजेशन हो गया ना, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो ये डीलोकलाइजेशन आपको पता है कि अगर बेंजीन, आपका जो बेंजीन है एक ऐसे बनता है, सेम स्ट्रक्चर आप बेंजीन का कैसे बना सकते हो, इससे यहाँ बना दिया, यहाँ इस तरीके से, और आप इसका रेजोनेटिंग मेन स्ट्रक्चर कैसे बनाते हो कि भाई साहब जो ये डबल बॉन्ड है वो क्या करे, डीलोकलाइज हो रहे, मतलब एक जगह पे टिक नहीं पा रहे, जब एक जगह पे टिक नहीं पा रहे तो यहाँ पे कौन सा ऐसा साइन बना देते थे आप, समझ पा रहे। इसका मतलब होता था कि भाई जो डबल बॉन्ड है वो कंप्लीट पूरे इस कार्बन के सर्कल में क्या कर रहे, मूव कर रहे हैं, समझ पा रहे। तो इसको हम बोलते हैं, आपने ये हमने इसका इस फिनोमिना में ऐसा बना दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये सीपी ही है, ठीक है जी। तो जो हमने ये वाली फॉर्म बनाई है, मैंने बोला आपको कि ये कौन सी फॉर्म है हमारे पास की, इक्लिप्स फॉर्म, इसको क्या बोलते हैं, इसकी इक्लिप्स फॉर्म, ठीक है जी। अगर मैं इसी चीज को
अगर मैं इसी चीज़ को यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखा दूँ कि मेरी एक रिंग तो ऊपर है और एक रिंग मेरी कहाँ पर है, नीचे की साइड है, ठीक है। तो वहाँ कह रहे होंगे डंडे ऊपर तक क्यों लेके, देखो जी मैंने बताया ना कि यहाँ पर जो सीपी रिंग है ये इससे भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी रखता है, इससे भी डोनेटिंग एबिलिटी रखता है और इससे भी डोनेटिंग एबिलिटी रखता है। जब वो सारी जगह से डोनेटिंग एबिलिटी रख रहा है, इन दोनों का मतलब हो गया कि इस वाले कार्बन से भी इस वाले कार्बन से भी, इसका मतलब हो गया कि इस वाले कार्बन से भी इस वाले कार्बन से भी, सिमिलरली यहाँ पर जो कार्बन होगा उससे भी। तो जब सारी जगह से डोनेट कर रहा तो मैंने इसके डायरेक्ट क्या ले जाऊंगा, मैं इसके पोल के पास ले जाऊंगा, ठीक है। ये इक्लिप्स फॉर्म है और ये कौन सी बनेगी, इसको बोलते हैं आप स्टैगर्ड फॉर्म। स्टैगर्ड क्लियर हो गया कि ये इक्लिप्स फॉर्म है ये। अब यहाँ पे अगर मैं इसको इसके ऊपर रखूंगा तो क्या ये कंप्लीटली इसको इक्लिप्स मतलब इसको ढक लेगी, नहीं ढक पाएगी, तो इस वाली फॉर्म को क्या बोलेंगे, इसकी स्टैगर्ड फॉर्म। क्लियर है जी, स्टैगर्ड फॉर्म। अब इन दोनों में रिलेशन क्या है यार, कौन से वाला सही है कौन से वाला गलत है, ये आपकी चीज आती है। तो कोई डरने वाली बात नहीं, कोई सा भी बनाओ, दोनों के दोनों सही है। क्यों ऐसा कह रहा मैं, क्योंकि इन दोनों को इंटर कन्वर्जन होने में सिर्फ और सिर्फ 4 ± 1 किलो जूल पर मोल की एनर्जी की रिक्वायरमेंट, 4 मतलब कि या तो 5 या तो 3, या तो 5 या तो 3, मतलब कि ज़्यादा किलो जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए आप इन दोनों में से कोई सा भी बना सकते, ठीक है जी। क्लियर है बात, आप इन दोनों में से कोई सा भी बनाओगे, दोनों के दोनों सही है। तो ये आगे हमारे पास स्ट्रक्चर। जब आप इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करोगे तो आपको कुछ भी नहीं करना। अगर आप इसका ओपन स्ट्रक्चर देखना चाहते हो, ओपन स्ट्रक्चर कंप्लीट जो हमारे पास होगा, जिसका आप क्या कर दोगे, पोस्टमार्टम कर दोगे, तो क्या होगा देखो, इसको आप किस फॉर्मेट में बनाओगे, कैसे बनाओगे, सी 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 इस तरीके से। यहाँ पे अपना नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन मैंने मेंशन कर दिया, साथ में कौन है हमारे पास, Fe, ये बना दिया कि अभी बॉन्ड हम दिखा नहीं रहे। ये कौन आ गया हमारे पास, फिर से नीचे कौन आ जाएगा, सी फिनोमिना का आएगा सेम ऐसा, कार्बन कार्बन दिख रहा होगा शायद से, देख लेता हूँ, आपको दिख रहा नहीं दिख रहा, ठीक है जी दिख रहा है आपको, लाइट आ रही है ऊपर आ रही है, ठीक है। यहाँ पे आपको लाइटें हैं, यहाँ पे कोई लाइट आ रही है, इसको इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो अब देखो जी, यहाँ पर हमने ये बना दिया, ये वाला फॉर्म बना दिया, फिर ये बनाया, फिर अब मैं ये बना रहा हूँ, यहाँ पे मेरा कुछ यही आएगा सेम फिनोमिना, कोई दिक्कत है, ठीक है जी। अब देखो जी, यहाँ पर जब आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी रखोगे तो आप चाहे तो ऐसा भी दिखा सकते हो कि भाई यहाँ से भी अटैचमेंट है, यहाँ से भी अटैचमेंट है और यहाँ से भी अटैचमेंट है। सिमिलरली अगर आप यहाँ से दिखाओगे तो यहाँ से भी अटैचमेंट है, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी रखता है ये अपने यहाँ इन दोनों के बीच से, ठीक है। यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी रखता है और ये यहाँ से भी अपनी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी रखता है। क्लियर है, ये इसका ओपन स्ट्रक्चर हो गया। किसी को आप थोड़ा और अच्छे से इतना सारे डंडे ना दिखाकर आप क्या दिखाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, आप ये दिखा दो, क्या इशू है, ये दिखाया माइनस चार्ज, तो कंप्लीट ऐसे करके दिखा दो इसे कि भाई सारे के सारे कार्बन किसको डोनेट करें, Fe को। सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही दिखा दो, ये मैं इसकी इक्लिप्स फॉर्म को दिखा रहा हूँ, ठीक है जी। आप चाहें तो इसकी स्टैगर्ड फॉर्म को भी दिखा सकते हो, क्लियर है, ये ऐसे आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। यहाँ पे क्या है हमारा मैटर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने कहा था कि आपके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी अगर आपको डिफाइन करनी है, वैसे तो हमें दिख रहा है कि चार्ज से तो ये कंप्लीटली स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे माइनस चार्ज है, यहाँ पे माइनस चार्ज है और Fe हमारा किस फॉर्म में है, +2 में। टोटल ओवरऑल क्या निकल के आ रहा है, 0। मतलब कि चार्ज के अकॉर्डिंग हम बात करें, चार्ज के अकॉर्डिंग अगर आप बात करते हैं तो चार्ज के अकॉर्डिंग ये कहानी बिल्कुल परफेक्ट है कि ये स्टेबल है। बट मेन चीज आती है कि ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग क्या ये परफेक्ट है। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की अगर हमें स्टेबिलिटी चेक करनी हो तो हमने पहले लेक्चर में बताया था आपको कि इनकी स्टेबिलिटी चेक करने के लिए आपके पास कौन सा रूल है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल। बट इसमें भी ट्विस्ट है, जो फर्स्ट आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जिसका नाम है जीसस साल्ट, वो 16 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है। जो आपका फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जिसका नाम क्या है आपके पास, जीसस साल्ट, वो आपका 16 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है, ना कि 18 को। अब इसमें क्या कहानी थी, अगर आप भूल गए तो मैं आपको याद दिला देता हूँ कि ये कहानी ये थी कि जीसस साल्ट एक कैसा कंपाउंड है। जीसस साल्ट एक स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनाता है कुछ इस तरीके की, Pt Cl 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 और L, इस तरीके की जो स्ट्रक्चर बनाते हैं इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर प्लेनर। तो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में ये पार्ट हमारा प्रीवियस है, इसके अनुसार जो हमारा 18 इलेक्ट्रॉन रूल है वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। अगर कोई भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड स्क्वायर प्लेनर की ज्योमेट्री बनाता है, इसके लिए वैलिड नहीं, सभी के लिए वैलिड है। जो भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाएगा जिसकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर होगी
वो हमारे पास कौन से रूल को फॉलो करेगा, वो हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा, ना कि 18। क्लियर है बात? तो यहाँ पर अब हमारे पास कोई स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री तो है नहीं। जब ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री नहीं है तो क्या ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा? तो अब हम इसकी चेकिंग करेंगे कि क्या ये कॉम्प्लेक्स जो हमारे पास फेरोसीन है, इसकी हम स्टडी कर रहे हैं, क्या ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है, तभी तो स्टेबल होगा। अब देखो जब हम इसकी स्टडी कर रहे हैं ना जी, अगर हम इसकी स्टडी कर रहे हैं, हमारे पास पर्टिकुलर टॉपिक है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, तो स्टेबल होगा। अगर मतलब एग्जिस्ट करेगा ना, अगर एग्जिस्ट करेगा, कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है तो उसका मतलब क्या होता है कि वो स्टेबल है, तभी तो मिल पाई है, तभी तो आप उसको आइसोलेट कर पाए, समझ पा रहे? तो अब हम इसके देखते हैं, सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन को फॉलो तो करेगा, अब कैसे कर रहा है वो हम देखते हैं। ठीक है जी, तो अब हम इसकी एक और हेडिंग बना सकते हैं, ओपन स्ट्रक्चर आपको पता चल गया होगा इसका। ठीक है जी, अच्छा जी, अब हम देखते हैं इसकी स्टेबिलिटी 18 इलेक्ट्रॉन रूल के हिसाब से। ठीक है जी, ठीक है जी, अब देखो देखते हैं इसकी स्टेबिलिटी। देखो अब हम देखते हैं कि क्या स्टेबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फेरोसीन। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। आपकी जितने भी मिसाइल वगैरह, रॉकेट वगैरह बनते हैं ना जी, उसमें एज अ कोटिंग मटेरियल, पेंट की कोटिंग मटेरियल में आपका फेरोसीन का यूज़ किया जाता है। ठीक है जी, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ठीक है, ठीक है जी, स्टेबिलिटी के लिए मुझे पता है कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल हमारे पास है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल है, तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को यहाँ पे चेक करेंगे। 18 इलेक्ट्रॉन रूल का जिसने वीडियो नहीं देखा वो थोड़ा शायद ऑर्गेनोमेटेलिक पार्ट सेकंड में मेरे हिसाब से होगा, वहाँ पे आप चेक कर लेना 18 इलेक्ट्रॉन रूल, आपको बहुत आसान है। ठीक है जी, अभी हम यहाँ देख लेते हैं। तो Fe है C5H5 का होल ट्वाइस, ये हमारे पास क्या है, फेरोसीन है, इसी को फेरोसीन बोल देते हैं। C5H5 कुछ की Cp है, वो बेंजीन वाला भी हमने जो बनाया था, बेंजीन से जैसा वो साइक्लोपेंटाडाइमाइड वही है। ठीक है जी, हमने बताया था कि एक Cp कितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी रखते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइड है, 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट रखते हैं। ठीक है जी, अगर एक Cp 5 कर रही है तो 2 Cp कितनी करेंगे जी टोटल, 10 इलेक्ट्रॉन तो हमारे यहाँ से होगी, जो लिगेंड जो हमारे पास डोनेट कर रहा है। ठीक है जी, अब Fe के पास टोटल एटम कितने होते हैं जी, 26, कोई दिक्कत नहीं, 26 है ना जी। अब देखो जी, यहाँ पर जब हमारे पास Fe जो 26 इलेक्ट्रॉन है, C5H5 का होल ट्वाइस की अगर आप बात करते हो, तो इस फिनोमिना में ये हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फुलफिल करेगा। कैसे? क्योंकि Fe जो है हमारे पास 26 है, तो आपको सीधा सीधा पता चलता है C5H5 पे जो नेगेटिव चार्ज था वो किसने जो डरपेक्ट हो रहा है, तो पॉजिटिव। ठीक है, कंप्लीटली मैच हो गया। तो यहाँ पर जब आप इसको तोड़ोगे तो कैसा आएगा, 4s2 6, टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन हमारे मेटल के हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और C5Cp पे कितने 10, तो टोटल कितने हो गए, तो टोटल जब आप यहाँ में निकाल लोगे तो क्या आ रहा है हमारे पास 10 जो लिगेंड से आए हैं और 8 जो मेटल के हैं, टोटल क्या होगा। क्लियर है कहानी, क्लियर है कहानी आपको 18 इलेक्ट्रॉन रूल की। एक Cp आपका 5 इलेक्ट्रॉन डोनर रखती है, तो 2 Cp है ना यहाँ पे, तो ये एक Cp होगी, तो यहाँ पे 2 होगी, तो यहाँ पे टोटल कितना होगी 10 इलेक्ट्रॉन तो Cp के होगी। ठीक है जी, और जब 10 इलेक्ट्रॉन Cp के होंगे तो Fe पे हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, Fe के निकालेंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो Fe के वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं, मैंने बता रखा है आपको, इन दोनों नंबर को ऐड कर दो तो ये डायरेक्ट आपके कितने आएंगे 8, तो 10 और 8 टोटल कितने हो गए आपको 18, तो मतलब कि स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है जी, अब हम देखते हैं कि फेरोसीन बनाएंगे कैसे, इसकी प्रोसेस क्या है बनाने की। ठीक है जी, फेरोसीन बनाने का एक बहुत आसान तरीका है डायरेक्ट सिंथेसिस। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट मुझे लगती है प्रिपरेशन, क्योंकि वो सबसे पहले डायरेक्ट सिंथेसिस से तो बहुत आसानी से बन जाती है। ठीक है जी, तो अगर आप इनकी प्रिपरेशन की बात करते हो, प्रिपरेशन की जब आप बात करते हो तो इसमें सबसे बेस्ट है इसका डायरेक्ट सिंथेसिस। उसमें क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना, उसमें आपको Fe लेना है, उसकी रिएक्शन आप किसके साथ करा दो, 2C5H6 साइक्लोपेंटाडाइईन, डाइनाइल बना दिए, डाइईन बना है। ठीक है, आप बना के देख लेना चाहें, आपको माइनस चार्ज जब तक नहीं आएगा, अभी माइनस चार्ज वो बनेगा जब यहाँ से H2 रिलीज होगा, माइनस कौन होगा H2, जब ये H2 रिलीज होगा इसमें से, यहाँ से जब H2 रिलीज होगा ना, तब वो बनेगा साइक्लोपेंटाडाइनाइल, तो तब फॉर्मेट में आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं हमारे पास FeC5H6 है, इसके फिनोमिना क्या जाएगा हमारे पास, FeC5H5 का होल ट्वाइस ये आएगा, और ये क्या है हमारे पास, ये तो है हमारे पास क्या, फेरोसीन, ये कौन है हमारे पास, फेरोसीन। क्लियर है कहानी, तो ये हमारे पास फेरोसीन की प्रिपरेशन होगी कि आप इसको कैसे बना सकते हैं। ठीक है, अब मैंने इसका बताया कि बहुत ज़्यादा यूज़ है। अब देखते हैं हम इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टी जो यूजेज हैं वो देखेंगे हम कैसे कैसे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी थोड़ी सी अतरंगी सी, इसमें क्या सीन है, इसमें देखो क्या सीन है आपका,
देखते हैं इसमें आपका क्या सीन। ये लास्ट टॉपिक होगा हमारा इसका, केमिकल प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ठीक है। तो हमारे पास आती है केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखते हैं इसकी फेरोसिन की केमिकल प्रॉपर्टी थोड़ी सी चेंजेस है। इसमें क्या होता है कि अगर आप इनका नाइट्रेशन, केमिकल प्रॉपर्टी में आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। आपके पास नाइट्रेशन प्रोसेस आ सकता है। भाई नाइट्रेशन मतलब कि NO2 का जोड़ना, NO2 को आप कैसे जोड़ोगे उस कंपाउंड में, ठीक है। आपके पास हेलोजिनेशन आ सकता है। हेलोजिनेशन, हेलोजन से आपको पता है कि मतलब कि आपके पास कोई भी X ग्रुप हमारे पास उस ग्रुप में अटैच होना चाहिए। X ग्रुप का मतलब यहाँ पे क्या है, फिर कल बाहर आयन, समझ पा रहे, लिटरली आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपके पास कार्बोक्सिलेशन हो सकता है इसका, मतलब कि COOH का इंट्रोडक्शन हो सकता है यहाँ पर, COOH उसको अटैचमेंट हो जाए। बट जब हम इस फेरोसिन की, जब हम इस फेरोसिन की, मतलब हाँ फेरोसिन जो आपको दिख जाए यहाँ शायद से आ जाएगा CP Fe CP। जब आप इस फेरोसिन, ये कौन है हमारे पास, जब आप इस फेरोसिन की रिएक्शन इनको पाने के लिए करते हो, इनको कोशिश करते हो कि भाई ये आ जाए, इस पर अटैचमेंट हो जाए, NO2 इस पर जुड़ जाए, X इस पर जुड़ जाए, CO, तो ये डायरेक्ट कभी नहीं जुड़ सकता। ये इसकी थोड़ी सी क्या है खास बात है फेरोसिन, क्लियर है। फेरोसिन की खास बात ये है कि ये डायरेक्ट किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता। अब क्या करें, तो इसके लिए बहुत अच्छी टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं मेटलेशन। क्या बोलते हैं इसे, मेटलेशन। क्या बोलते हैं इसे, मेटलेशन, मेटलेशन, LATL, मेटलेशन मतलब कि इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल इन फेरोसिन। इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल मतलब कि मेटल का जब आप इसके साथ, सबसे पहले आपको उसकी रिएक्शन करवानी पड़ेगी फेरोसिन के मेटल से, एक रिएक्टिव मेटल, ठीक है, एक रिएक्टिव मेटल, ठीक है। तो आपको पता है कि लिथियम, सोडियम वगैरह जो हमारे पास ग्रुप फर्स्ट के मेंबर हैं, ग्रुप सेकंड के मेंबर है, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स भी होते हैं वहाँ पर, पता है आपको एल्कली मेटल्स और एल्कली मेटल्स कहा जाता है उन्हें। तो हम उनका इंट्रोडक्शन करवा देंगे और इस प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस है इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल इन फेरोसिन, वो क्या कहलाता है हमारे पास, मेटलेशन, क्लियर, क्लियर। तो मतलब कि मुझे सबसे पहले ये, मतलब मेरे पास बेंजीन थी, आप इसको कोई सी भी फॉर्म बना दो, मैं क्लियर लेके चलता हूँ, ठीक है। आप जब इसकी रिएक्शन N-ब्यूटाइल लिथियम के साथ कराते थे, जब इसकी रिएक्शन आप N-ब्यूटाइल लिथियम, ये मेटलेशन का प्रोसेस चल रहा है, और जब मेटल हमारे पास यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा तभी ये रिएक्शन देगा, ये वाली वरना नहीं देगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कोई भी रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टी करवानी होगी तो आपको सबसे पहले फेरोसिन का क्या कराना पड़ेगा, मेटलेशन, क्लियर है कहानी, ठीक है। यहाँ से जब हम इसको क्या करेंगे, Fe कुछ इस तरीके से, ये जो हमारे पास लिथियम है, ब्यूटाइल जो है इसका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो सबके पास है ना, तो हाइड्रोजन वो किसके साथ चला जाएगा, इस ब्यूटाइल के साथ, और ये लिथियम का चला जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आपका इंट्रोडक्शन होगा, ये जो मेटल हमारे पास इंट्रोड्यूस हुआ है, ये जो लिथियम यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है, यही हमारे पास प्रोसेस क्या कहलाता है, मेटलेशन। कोई भी केमिकल रिएक्शन करवानी होगी आपको फेरोसिन में, तो सबसे पहले आपको ये प्रोसेस तो फॉलो करना ही पड़ेगा, पहली बात, ठीक है। जब ये इंट्रोड्यूस हो जाएगा, जब ये मेटलेशन हो जाएगा, उसके बाद आप इसके अंदर से कोई सी भी प्रोसेस करा सकते हो। फिर इसके बाद आप करवा लो चाहे नाइट्रेशन, चाहे इसके बाद आप क्या करा लो, नाइट्रेशन, चाहे इसके बाद आप क्या करा लो, हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन। कुछ चीज़ें जो दिखती ना हो वो आप साउंड के थ्रू, आवाज़ के थ्रू जो है आप लोग थोड़ा देख लेना है ना। आप क्या करवा सकते हैं, आप कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन, ठीक है जी। अब इनके लिए आपको पता होना चाहिए कि थोड़े आपके यहाँ पे नाइट्रेशन में आप क्या लेते हो, N2O5 लेते हो यहाँ पे, ठीक है। हेलोजिनेशन में आप यहाँ पे क्या ले सकते हो, आपके पास यहाँ पर आप डायरेक्टली आप कोई भी हेलोजन, दो हेलोजन ले लो, वो एक हाइड्रोजन के साथ निकाल देगा। जब आप नाइट्रेशन करवाओगे और यहाँ पे आप क्या लोगे, ऐसे लिखोगे, क्लियर है। तो जब आप यहाँ पे नाइट्रेशन करवाओगे तो ये हमारा Fe है, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास डायरेक्टली NO2 यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है, समझ पा रहे, अब होगा, समझ पा रहे, प्रोसेस देख लो। सबसे पहले मेटलेशन, उसके बाद कोई भी प्रोसेस,
तो यहाँ पे आप जब नाइट्रेशन करवाना NO2 अटैचमेंट तब होगी जब यहाँ पे लिथियम इंट्रोड्यूस हो चुका होगा। क्लियर। अगला हमारे पास जब आप इसका हेलोजिनेशन करवाओगे, हेलोजिनेशन ये आपके पास नाइट्रेशन थी, जब आप हेलोजिनेशन करवाओगे तो इस NO2 की जगह क्या आ जाएगा, इस NO2 की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, कोई भी हेलोजन ग्रुप आ जाएगा, LiX के रूप में फॉर्मेट में बाहर आ जाएगा। ठीक है। जब आप कार्बोक्सिलेशन करवाओगे तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस आएगा, COOH। ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे इसको डील कर सकते हो। ठीक है जी। तो ये कंप्लीट आपका थोड़ा बहुत जो आपका HMD के सिलेबस से रिलेटेड जो भी मामला था ये मैंने आपको बता दिया है। इससे आपका एग्जाम के पॉइंट से बहुत अच्छा आपका फेलोशिप हो जाएगा। अगर आपके पास फेलोशिप आएगा मेरे हिसाब से इतना अगर आप पढ़ते बहुत बढ़िया है आपको। ठीक है। तो अब हम अगली वीडियो में हम ऑर्गेनिक का पार्ट देखेंगे, एक हमारे पास 3D सीरीज रहेगी है उसको भी हम कवर करेंगे जो हमारे पास नया टॉपिक है। ऑर्गेनोमेट्रिक कंप्लीट हो चुकी है हमारी। अगर आपको तब भी कोई डाउट वगैरह होते हैं तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो। ठीक है जी। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।